नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आशनी दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका खबरों का, उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। नून घाटी में आई आपदा में लापता हुए 5 और लोगों के सब मिले, मृतकों की संख्या 22 हुई। उत्तराखंड में नारी स्वस्थ परिवार सशक्त अभियान की शुरुआत। 600 लाभार्थियों ने उठाया स्वास्थ्य शिविर का लाभ। उत्तराखंड चिटफंड घोटाला में नैनीताल हाईकोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश, अभी तक कई मामले दर्ज। शासकीय कॉलेज में छात्र संघ चुनाव, सरकार ने बनाई दूरी, विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी बताई। चंबल नदी के उफान से बहा चंबा ऋषिकेश हाईवे, कई जगहों पर भारी नुकसान की सूचना। पुलिस के जागरूकता अभियान पर भारी पड़ रही है साइबर ठगों की चाल, इस खतरे से जागरूकता ही बचाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब खबर की ओर रुख करते हैं। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नदियों से उप खनिजों के अवैध खनन को लेकर दायर अलग जनहित याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की। आपको बता दें कि जिसमें राज्य सरकार से केंद्र सरकार की खनन नियमावली, हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा। कोर्ट ने अवैध खनन व राज्य की सीमाओं पर उप खनिजों की चोरी रोकने के लिए राज्य सरकार से डिजिटल इकाई बनाने के साथ ही एक्शन प्लान पेश करने को कहा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के आदेश में कहा कि केंद्रीय खनन नियमावली में बरसात के बाद नदियों में जमा उप खनिजों के दोहन को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। इन निर्देशों की कड़ाई से पालन हो, जिससे अवैध खनन को रोका जा सके। कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उनके अनुपालन में आज राज्य सरकार के कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स को बुलाया गया था असिस्ट करने के लिए, जिसके बाद कोर्ट ने ये पाया कि पूर्व में कई मामले कोर्ट के सामने आए जिसमें विभिन्न जगहों पर अवैध खनन की शिकायतें हैं और इसके अलावा कई जगहों पर नदियों में क्षमता से अधिक खनन भी हुआ है। तो इस पर रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो होना चाहिए, जो नियमों के अनुसार है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के अकॉर्डिंग और गाइडलाइंस के हिसाब से, वो नहीं हो रहा है। खबर हल्द्वानी से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर हल्द्वानी नगर निगम ने आज स्वच्छता रथ को रवाना किया। आपको बता दें कि मेयर गजराज बिष्ट ने हरी झंडी दिखाकर इस रथ को रवाना किया। इस मौके पर नगर आयुक्त ऋचा सिंह, नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और बैनी सेना से जुड़े लोग मौजूद रहे। वहीं मेयर गजराज बिष्ट और नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने बताया कि यह स्वच्छता रथ सभी वार्डों के जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेगा। रथ लोगों से स्वच्छता से जुड़े सवाल ही पूछेगा और सही उत्तर देने वाले को पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से शुरू हुआ ये स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा, जिससे लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी ही हल्द्वानी को ग्रीन और क्लीन सिटी के रूप में विकसित किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री जी जो मोदी जी जन्मदिन के अवसर पर हम लोग को शासन से निर्देश प्राप्त हुए थे कि स्वच्छता पखवाड़े के रूप में इसको मनाया जाए। इसमें विभिन्न कार्यक्रम नगर निगम हल्द्वानी की तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके शुभारंभ के रूप में कल यहाँ सबसे पहले स्वच्छता अभियान चलाया गया था और लोगों की सेवा करते हुए के आदेश के क्रम में वहाँ पर हम लोगों ने जो वृद्धावस्था आश्रम है वहाँ पर जाकर उन लोगों की सेवा सत्कार किया था। उसके बाद आज यहाँ पर एक हल्द्वानी से एक स्वच्छता रथ को रवाना किया गया है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री उनके जन्मदिन के अवसर पर 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक नगर निगम भी पूरा सेवा पखवाड़ा, स्वच्छता पखवाड़ा लगाने जा रहा है और जिसके लिए हमने पूरी हल्द्वानी निगम की जनता को, आसपास की जनता को जागरूक करने के लिए हमने इस रथ को रवाना किया है। खबर विकासनगर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर चल रहे सशक्त नारी स्वस्थ परिवार अभियान के तहत विकासनगर उपजिला चिकित्सालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अस्पताल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कार्यक्रम में विधायक मुन्ना सिंह चौहान, डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। तीर्थ सिंह रावत और डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत कर मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं को
लेकर जानकारी ली। आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण और पारिवारिक स्वास्थ्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने मरीजों की समस्याएं भी सुनी और आश्वस्त किया कि सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास करती रहेगी। आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश के अंदर एक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार इस संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने जा रहे हैं। आज 1 लाख से भी अधिक शिविर ऐसे देश भर के अंदर लग रहे हैं। धीरे धीरे इसकी संख्या और बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर चल रहे सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत आज ऋषिकेश के राजकीय चिकित्सालय में दिव्यांगों के लिए निःशुल्क सामुदायिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। इस अवसर पर महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम खंडवाल, पूर्व महापौर अनीता ममगई सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। स्वास्थ्य शिविर में एनीमिया, टीबी, कैंसर, हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों की निःशुल्क जांच की गई और मरीजों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। इस पहल का लाभ सैकड़ों मरीजों ने उठाया। सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य स्वस्थ नारी सशक्त परिवार को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री जी हर क्षण देश के लिए है, देश के मान सम्मान के लिए है और इसलिए उनका हमेशा ही मन रहा है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम उनसे संबंधित करते हैं तो सेवा के रूप में होना चाहिए। और उसी के निमित्त जब आज विश्वकर्मा दिवस भी है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, तो आज 17 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जी का जन्मदिन और पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन, ये 15 दिन का पखवाड़ा सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा। इसमें तमाम जो समाज का कमजोर तबका है उसके लिए सेवा कार्य किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और एक बड़ा अभियान आज से शुरू हुआ है और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि महिला परिवार की धुरी होती है और महिला अगर स्वस्थ रहेगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। तो उन्होंने आज स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार की जो परिकल्पना की है, उससे मुझे लगता है कि एक बड़ा विजन लेके कि महिलाएं स्वस्थ रहेगी। वास्तव में अगर जिस परिवार की महिला स्वस्थ होती है उस परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चलता है। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपने ऋषिकेश की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जो कि नए भारत के शिल्पकार हैं, उनको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देती हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, ऐसी मंगल कामनाएं मैं माँ भगवती गंगे मैया से करती हूं। और बहुत सुंदर नाम, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। नारी परिवार की रीढ़ होती है, मैं कहूँगी रीढ़ की हड्डी होती है। यदि परिवार की नारी यदि स्वस्थ है तो मुझे लगता है कि पूरे परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान वो रख सकती है। बहुत सुंदर स्लोगन के साथ में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जो कि हमारे प्रधान सेवक हैं और अपने जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। ऋषिकेश एम्स में 12 वर्षों से कार्यरत 56 संविदा कर्मियों को टर्मिनेट किया जाने के बाद अब पुनः बहाली का रास्ता साफ हो गया। आपको बता दें कि हरिद्वार सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एम्स निर्देशक डॉक्टर मीनू सिंह से बात कर कर्मियों की वापसी सुनिश्चित की। आपको बता दें कि पूर्व महापौर अनीता ममगई और सांसद रावत के आग्रह पर सभी कर्मियों को जल्द ही नौकरी पर वापस रखा जाएगा। इस फैसले से कर्मचारी और उनके परिवारों में खुशी की लहर है। अनीता ममई के इस निर्णय से लिए गए सांसद और निर्देशक को आभार जताया। तो 56 लोग हैं ये जो अभी जिनको निकाला गया, मेरी डायरेक्टर महोदय से बात हो गई है और उनको वापस लेने की बात हो गई है, उनको पुनर्नियुक्ति दी जाएगी। जी, निश्चित तौर पर
एम्स में संविदा पे जो अपने 56 कर्मचारी वहाँ पे विगत 11-12 सालों से सेवारत थे और उनका अचानक से उनको टर्मिनेट करना, तो जिस प्रकार से वो परेशान थे, धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा था, वो अपने मांग को लेके, अपनी समस्या को लेके हमारे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के लोकप्रिय सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के आवास पे गए थे। खबर डोईवाला से है। सोमवार को डोईवाला क्षेत्र में आई आपदा के निशान अब दुखदाई बनते जा रहे हैं। आपको बता दें कि विस्थापित क्षेत्र अठूरवाला के सुनार गांव में खानन नदी में आई बाढ़ से मकान ली लिया तो वहीं माजरी ग्रांट के रेशम माजरी ने कई बीघा जमीन और शमशान घाट बाढ़ की चपेट में चढ़ गए। आपको बता दें कि आपदा से बुरी तरह से प्रभावित मोनिका चौहान को शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद अभी तक नहीं मिली, जिससे क्षेत्र में लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। आपको बता दें कि बड़कोट वन रेंज के रेंज धीरज रावत ने भी क्षेत्र में हुए नुकसान का जायजा लिया और बताया कि हाथियों की रोकथाम के लिए बनी सुरक्षा दीवार और फेंसिंग वायर को काफी नुकसान हुआ है। क्षेत्र के लोगों ने शासन प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि पीड़ित लोगों के साथ किसानों की आपदा में वही जमीन का उचित मुआवजा सरकार को देने के साथ पीड़ितों को विस्थापित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। अगर जिंदगी में पहली बार इतना नुकसान हुआ, 13 में भी इतना पानी आया पर लेकिन इतना नुकसान नहीं। इस बार तो इतना नुकसान हुआ कि हमारा जो पीने के पानी का ट्यूबवेल है वो तक जो है कल सुबह से बंद पड़ा हुआ है। अब जनरेटर की व्यवस्था की जा रही है, तब चलेगा, क्योंकि अगर और 10 मिनट पानी रहता तो वो ट्यूबवेल भी जो है नदी की भेंट चढ़ जाता। मकान कल पूरा ही खत्म हो गया हो। हाँ, कल 11:30 बजे रात हम गए, मेरे साथ दो सिंचाई विभाग के 2 ईओ साहब थे, रावत जी और अपने खंडूड़ी जी, बल्कि मैंने अपने प्रतिष्ठान में उनको रात को ठहराया था। तो 11-12 बजे रात तक हम घूम रहे थे क्षेत्र में, बहुत ज़्यादा क्षेत्र में नुकसान हुआ है। तो हमारी जो ये मांग है, जो यहाँ हमारे किसान लोग हैं, जो लोग पीड़ित लोग हैं, इनके लिए तत्काल सरकार मुआवजे की मांग करते हैं हम सब लोग। यहाँ पे कोई भी हेल्प नहीं मिला है अभी तक हमको। रूम्स के शिफ्ट कराने थे, लोगों ने अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, कोई भी हेल्प के लिए आगे नहीं आया है। ये नेताओं का भी कहना है कि 1 महीने का तो हम दे देंगे, आगे का रेंट आपको खुद से पे करना होगा। और यहाँ पे इनफैक्ट अभी तक जो भी सामान निकलवा रहे हमारा पर्सनल लेबर लगी है, कोई वैसी सहायता नहीं है कि हमें। जब हम देख रहे थे परिसार सिलवन क्षेत्र का भानिया वाला टूबी तो चौकी से ऊपर से नीचे तक काफी कट रखा है। अनुमान से करीब 2.5-3 हेक्टेयर क्षेत्रफल हमारा नदी तट कटाव में निकल गया है। और आप देख रहे हैं बस्ती तक मकान तक जो है कि उसने काट दिया, पूरा लहरा रहा है मकान। और इसी तरह हमारे जो सोलर फेंसिंग लगी थी 1 साल पहले, वो भी पूरी बह गई, क्षतिग्रस्त हो गई है, कोई नामो निशान नहीं है। और नदी पूरा 30-35 मीटर अंदर काट के मतलब बस्ती को बढ़ चली है। खबर उत्तराखंड से है, जहां प्रदेश इन दिनों लगातार दैवीय आपदाओं से जूझ रहा है, जिससे राज्य में हताहत होने वाले लोगों के साथ साथ जान माल का भी भारी नुकसान हो रहा है। वहीं कई लोग इन आपदाओं के कारण अनियंत्रित विकास और प्राकृतिक संसाधनों से अवैध छेड़छाड़ को करार दे रहे हैं। ऐसे में भाजपा संगठन भी मान रहा है कि कहीं न कहीं आपदा के बाद होने वाले नुकसानों का मानव ही जिम्मेदार है। नदी नालों के किनारे अवैध अतिक्रमण, बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट्स का निर्माण होने से नदी में अपना बहाव का मूल्य स्वरूप बदल लिया और उससे नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं। लिहाजा सरकारों को भी इसकी सख्ती बरतनी चाहिए और लोगों को भी स्वयं ऐसे निर्माण और अतिक्रमणों से दूर रहना चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा ताकि भविष्य में होने वाले नुकसान से बचा जा सके। ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं तो निश्चित तौर पे पहले भी होती थी, आज भी हो रही हैं, लेकिन जो आज इसका एक विशाल और विकृत रूप दिख रहा है, निश्चित तौर पे उसका एक कारण है कि भाई हमने जो स्थान, नाले थे, खाले थे, नदियां थी, उसके किनारे जिस तरह से हमने बसावट की है और जिस तरह से हम लोगों ने अतिक्रमण किया है और जिस तरह से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रकृति तो उसी रूप में है आज भी, जिस रूप में 100 साल 50 साल पहले थी। खबर नैनीताल से है, जहां हाईकोर्ट ने
LUCC चिटफंड कंपनी के द्वारा उत्तराखंड के निवासियों को 239 करोड़ रुपए का चूना लगाकर 2024 में फरार होने और अब तक इन कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर मामले की सुनवाई की। आपको बता दें कि जिसमें कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए मामले में CBI जांच के आदेश जारी किया। आपको बता दें कि ऋषिकेश निवासी आशुतोष शर्मा ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि उत्तराखंड में LUCC नामक चिट फंड कंपनी ने वर्ष 2014 में लोगों को पैसा दुगना करने व अन्य बैंकों से अधिक ब्याज देने का लालच देकर पैसा जमा कराया और इस काम के लिए स्थानीय लोगों को कंपनी में नौकरी दी गई। जब लोगों का पैसा लौटाने का समय आया तो 2023 में कंपनी ने लोगों से 2 करोड़ 29 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। आपको बता दें वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि उक्त कंपनी के खिलाफ ना तो राज्य सरकार ने कोई FIR दर्ज कराई और ना ही चिटफंड कंपनी से लोगों को पैसा वापस दिलाने का कोई प्रयास किया गया, जिससे परेशान होकर उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। याचिका में कहा गया कि इससे पहले भी चिटफंड कंपनियों का शिकार राज्य की भोली जनता हो चुकी है, इसीलिए राज्य सरकार इन पर लगाम लगाए और उनका पैसा वापस दिलाया जाए। याचिका पहले भी लग चुकी थी। याचिका में जो LUCC कोऑपरेटिव मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो यहाँ पे एक तरीके से एक फ्रॉड करके करीब 230 करोड़ रुपए यहाँ के ग्रामीणों का बेसिकली उनकी जो ब्रांचेस थी वो ग्रामीण एरिया में ज़्यादा थी। श्रीनगर आपका देहरादून से ऊपर का जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, उन एरिया में उन लोगों ने एजेंट नियुक्त किए। उन एजेंट से उन्हीं का पैसा RD और FD के रूप में जमा करवाया। खबर देहरादून से है, जहां पिथौरागढ़ में 6 साल की मासूम बच्ची का दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने बरी किए जाने के फैसले पर लोगों में आक्रोश है। आपको बता दें कि वहीं उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने भी इस फैसले की निंदा करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कोई पैरवी नहीं की गई, साथ ही सरकार ने आरोपी को बचाने का काम किया है। यदि अंकिता भंडारी केस की बात करें तो उन्हें भी सरकार द्वारा लचीली पैरवी की गई थी। आपको बता दें कि भाजपा केवल महिला सम्मान की बात करती है, लेकिन वास्तव में ये सब भाजपा का दिखावा है। यदि सरकार नन्ही परी के मामले में सच में गंभीर है तो सुप्रीम कोर्ट को पूरे साक्ष्यों के साथ रिव्यू पेटिशन से लेकर एक्सक्यूरेटर पेटिशन फाइल करने का काम करना चाहिए। फांसी की सजा मिलनी थी, उसको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला। और यही नन्ही परी की बात आप कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में जो एक बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ और वो एक मुहिम चल रही है, उसे एक मुहिम को चलाया जा रहा है। और बिल्कुल मैं उनके परिवारजन के इस आरोप से बिल्कुल अपने आप को सबत करती हूँ कि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर पैरवी नहीं हुई, क्योंकि सरकार चाहती थी कि जो मुलजिम है वो बच जाए। यही वजह है कि उस छोटी सी बच्ची के साथ जो अन्याय करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो मुझे लगता है कि सरकार सिर्फ महिला सम्मान की बात करती है। खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस लाइन सहित सभी थानों व फायर स्टेशन पर भव्यता से विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है। आपको बता दें कि SSP प्रेमेंद्र सिंह डोभाल कार्यक्रम का शुभारंभ कराया। वहीं SSP ट्रैफिक जितेंद्र मेहरा, SP सिटी पंकज गोरेला और SP देहात शेखर चंद्र सुयाल ने भी पूजन अर्चन करते हुए विश्वकर्मा जयंती पर स्टाफ को शुभकामनाएं दी। इससे पहले भगवान विश्वकर्मा सहित अस्त्रों शस्त्रों व उपकरणों का विधि विधान से पूजन अर्चना की गई। आपको बता दें कि साथ ही प्रदेश व प्रदेशवासियों के सुख शांति और समृद्धि की कामना भी की गई। समापन पर SSP प्रेमेंद्र डोभाल की ओर से मौजूद सभी पुलिसकर्मियों के बीच मिष्ठान सहित जलपान वितरित किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।